अच्छा जी, वेलकम एवरीवन टू आवर कोर्स ऑफ फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग। अच्छा, आज हमारे इस कोर्स का फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन के अंदर जाहिर है तब क्योंकि हमने जब इस कोर्स को एडवर्टाइज किया था तो आप सबको ये बात बताई थी कि हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। स्क्रैच से चलने का मतलब ये है कि हमने इस कोर्स में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि सिर्फ वही लोग कोर्स अटेंड करें जिनका अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है। नो, आपका बेशक अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, हम जो है आपके लिए इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल जो है ना वो बेसिक से बात पता लगे यार सारी इन मार्केट्स की थीम क्या है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये कोर्स क्योंकि वैसे तो फॉरेक्स, कमोडिटीज, स्टॉक्स सब में लोगों का इंटरेस्ट होता ही है, तो मैं जब इस कोर्स को डिजाइन करने का मैंने प्लान किया था ना, जब मैंने एडवर्टाइज किया, मेरे जहन में आइडिया है कि यार इस तरह का जो है वो कोर्स को लॉन्च करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये छोटा सा कोर्स होगा, 3-4 क्लासेस के अंदर जो है ना हम इसको मतलब बच्चों को अच्छी तरीके से विद ट्रेडिंग जो समझा देंगे। लेकिन जाहिर है फिर जब मैं अपनी किताबें लेके बैठा, फिर मैं अपनी रिसर्च स्टडीज लेके बैठा, ये इतना बड़ा समंदर है कि आप समझे रोज मैं जो है ना वो अंदर ही हुए जा रहा हूँ उसके और बाहर ही नहीं निकले जा रहा। अब जाहिर है क्योंकि आपको तो एक ट्रेडिंग सीखनी है, आपने उसके प्रॉस एंड कॉन्स सीखना है, आपने बेसिक्स बातें सीखनी है, तो आप जाहिर सी बात है ऐसा मेरी तरह नहीं करेंगे कि बिल्कुल अंदर जाके फिर बाहर ही ना निकले। तो मैंने आपके लिए उन तमाम रिसर्च के बाद एक बड़ा मतलब बेहतरीन सा सेटअप जो है वो डिजाइन कर दिया कि यार कम से कम आपको नॉलेज गेन कर लो, एजुकेट हो जाओ और उसके बाद आप इजीली जो है वो अपनी मतलब ट्रेडिंग वगैरह जो है वो कर सको। ठीक है। फिर मुझे आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखानी है, मुझे आपको इमोशंस मैनेजमेंट सिखानी है, इसमें जो फियर और ग्रीड, डर और लालच का रिश्ता है वो आपको समझाना है। तो मतलब ये है कि फिर मुझे मुझे ऐसा लगा कि यार 3-4 क्लासेस में ना ये नहीं हो सकेगी चीज, इसके लिए मुझे जो है ना वो शायद 5-6 इवन 7 सेशंस तक भी जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है। तो खैर आपका तो फायदा ही है क्योंकि आप 5 मीटिंग्स लें, 6 लें, 7 लें, 8 मीटिंग्स हो जाए, वो बहरहाल जो है वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज उसकी मिलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका सेटअप इस तरीके से होगा, ट्रेडिंग जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मतलब हम इस कोर्स को जो है ना वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। सही है। हम इसका जो सॉरी 3 हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इसका जो हिस्सा आपके साथ डील होगा ना, दैट इज व्हाट वी कॉल जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ मार्केट्स, दोनों मार्केट्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, फिर जो इसका सेकंड हिस्सा मैंने तोड़ा ना उसमें मैं प्योरली फोकस करूंगा फॉरेक्स, एफएक्स या आप इसे कह लें फॉरेन करेंसी मार्केट्स। ठीक है। फॉरेन करेंसी मार्केट्स के बाद मैं आखिर में जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कमोडिटीज मार्केट। ठीक है। 3 हिस्सों में मैंने स्प्लिट किया कोर्स को। पहले हिस्से में मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ मार्केट्स, दोनों मार्केट्स की, फॉरेक्स की, कमोडिटीज की, दोनों मार्केट्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, फिर मैं ना बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाऊंगा इसमें फॉरेक्स मार्केट्स में, शायद 2 से 3 सेशंस इसमें लगे, और मैं ना इन सेशंस में कमोडिटीज की बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ किसकी बात करूंगा, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की, यूरो, डॉलर, पाउंड, इनकी बात करूंगा। अच्छा, जैसे ही मेरे ये फॉरेक्स मार्केट्स की नॉलेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको ट्रेडिंग फॉरेक्स की दिखाऊंगा। मैं आपको ट्रेडिंग किसकी दिखाऊंगा बेटा, फॉरेक्स की दिखाऊंगा। सही है। तो फॉरेक्स की मैंने आपको जो है वो ट्रेडिंग दिखानी है, और फिर उसके बाद मैं आपके पास मूव करूंगा किस पे, कमोडिटीज मार्केट पे, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इन चीजों पे, और फिर इसकी नॉलेज दे के आपको जो है वो उसकी भी ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि जाहिर है फॉरेक्स की ट्रेडिंग डिफरेंट है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग डिफरेंट है, तो मैं चाहता हूं मैं आपको दोनों किस्म की जो है वो ट्रेडिंग दिखाऊं, इसलिए हम फॉरेक्स मार्केट्स को पहले फोकस करेंगे और कमोडिटीज मार्केट को उसके बाद फोकस करेंगे।
ठीक है जी, चले अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से अपने, जिसमें हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसकी, हमारी दोनों मार्केट्स की। ठीक है, आपने नोटिंग भी करनी होगी जाहिर है चीजों की। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब एक बंदा आप कह लें कि आपकी अभी करंटली जो भी एज है, जाहिर है मतलब मुझे नहीं पता हम किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऑडियंस से एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट जगहों से बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंस आई है। जाहिर है हमने कोई एडमिशन क्राइटेरिया में अपनी एज मेंशन करें और ये करें, ये सब चीजें बहरहाल पूछी भी नहीं थी। अब देखिए होता ये कि जब बंदा एक होता है ना यार लड़कपन के दौर में, अर्ली उसकी जो है वो जवानी स्टार्ट हुई है, तो जितने पैसे आ रहे होते हैं ना बंदा उसको अपने शौक में या याशी में इनमें जो है ना वो इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ले लिया मैंने। लेकिन जैसे ही उसके पास एक लेवल ये आता है ना कि यार उसके पास सेविंग्स जमा होना शुरू हो जाती है। क्या जमा होना शुरू हो जाती है बेटा? सेविंग्स। तो बंदे के अकाउंट में थोड़े पैसे जमा हो गए ना, लेट सपोज $1000 जमा हो गए बंदे के अकाउंट में, लेट सपोज बंदे के अकाउंट में $2000 जमा हो गए, तो बंदा ये सोचता है यार ये $1000 मिसाल के तौर पे इनकी वर्थ है 1.5 लाख रुपए, $2000 मिसाल के तौर पे इनकी वर्थ है 3 लाख रुपए। ये भाई अकाउंट में तो ऐसे ही पड़े पड़े खर्च हो जाएंगे, या वो जो तुम लोग पढ़ते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो है ना इनकी वैल्यू में डिक्लाइन आता रहेगा। ठीक, तो बेटर है कि मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं। क्या बेटर है बेटा? मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं। सही है, तो फिर उसके जहन में आता है कि यार अच्छा मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि पैसा ग्रो करे ना भाई, हर कोई चाहता है यार मेरा पैसा ग्रो करे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई हमारे साथ जो है वो सेठ आदमी बैठा हुआ है और उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए, और वो काफी अरसे से वो 1 करोड़ रुपए जो है वो अपने अकाउंट में संभाल के बैठा हुआ है, फायदा नहीं है भाई। पैसा अपनी वर्थ वक्त के साथ साथ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ही विल थिंक, और ही हैज टू थिंक एट सम पॉइंट, यार मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं ताकि ये बढ़े। अच्छा, अब जब पैसे को आप इन्वेस्ट करने की बात करते हो ना, तो पैसा इन्वेस्ट करने के एवेन्यूज में प्रॉपर्टी मार्केट, बंदा बोलता है मैं जो है ना अपना पैसा प्रॉपर्टी में रखवा दूं। ठीक है, बंदा कहता है यार मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दूं। ठीक है, बंदा कहता है यार मैं अपना पैसा एफएक्स मार्केट में लगा दूं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी मार्केट। बंदा कहता है मैं अपना पैसा कमोडिटीज मार्केट में लगा दूं। ठीक है, और जो बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई मुझे अपना पैसा जो है ना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देना। किसमें? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। लाइक आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की कॉमन बात करो तो मैं अपना पैसा रखवा दूं किसमें? बैंक में। ठीक है, अच्छा बैंक में जब वो बंदा अपना पैसा रखवाएगा तो ऑब्वियसली बैंक में आपको पता है ना कैपिटल गारंटीड होता है। बैंक में कैपिटल क्या होता है बेटा? गारंटीड होता है। 6% ले लेना भाई साल का, 8% ले लेना भाई साल का। तो बंदा बोलता है अच्छा भाई यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए मौजूद थे, मैंने 8% पे इन्वेस्ट कर दिए, 8 लाख रुपए सालाना आ रहे। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें कैपिटल मेरा क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। कैपिटल मेरा क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। ये है सबसे डरपोक किस्म के लोग, जिन्हें हम कहते हैं रिस्क अवर्स लोग। क्या कहते हैं बेटा इनको? रिस्क अवर्स लोग। डरते हैं भाई, ये कहते हैं कोई यार ये ना सारी मार्केट्स पैसा ले जाती हैं। ठीक है, वो हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे यार वो प्रॉपर्टी ली थी मैंने एक जगह पे, उस पर कब्जा हो गया, बेकार है प्रॉपर्टी मार्केट। स्टॉक मार्केट, ओ भाई हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करें कि यार आग पे चल लेना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। एफएक्स मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, ओ भाई ये छुरी है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं स्वॉर्ड है, काटेगी तो पूरा जाओगे। कमोडिटीज मार्केट, ओ भाई अभी तुमने देखा नहीं ये थोड़े अरसे पहले वायरस का सीन हुआ था, वो हमने सुना था यार लोग जो है कह रहे थे तेल भी ले जाओ, और ऐसे भी। तो भाई दूर रहो, बैंक में पैसा रखो।
अब देखिए इस चीज पे ना हम ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, ये एक बड़ी वो बहस वाली बात है। असल में ना इन्वेस्टमेंट्स का प्योर रिलेशन होता है रिस्क एंड रिटर्न से। ये इंसान की रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो फिक्स इनकम सर्टिफिकेट्स है ना, बैंक बैंक में पैसा, ये वाकई लो रिस्क है, इनमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब रिस्क कम है तो आप देखेंगे रिटर्न भी क्या दे रहे हैं, 8% पर एनम, पूरे साल का 8%, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स, एफएक्स मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, ये रिस्की मार्केट्स हैं, इनमें कैपिटल प्रोटेक्टेड नहीं है। 1 करोड़ रखवाओगे सब जा सकता है, लेकिन ये आपको रिटर्न्स अप टू 500%, 1000% पर एनम भी दे सकती है। ये 8-10% का तो रिटर्न है ना, अच्छे स्केल दो ना, 10-15 मिनट की कहानी है भाई, वो 8% पर एनम दे रहे। इधर बंदे के पास इतनी टेक्निक हो और सबसे बड़ी बात किस्मत हो, क्या है ये 8-10%, 5-10 मिनट का काम है। तो सोचो जो रिटर्न 365 दिन एक साल में कमा रहे बैंक से, वो भाई 5-10 मिनट की कहानी है, घंटे की कहानी है, 10% रिटर्न। तो जाहिर ऐसी बात है जो रिस्क ज्यादा लेता है तो ये तो तुम्हें पता है उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और जो इसमें रिस्क कम है उसमें रिटर्न भी कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे एजेंडे में प्रॉपर्टी मार्केट नहीं है, हमारे एजेंडे में स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है, हमारे एजेंडे में फिलहाल कमोडिटीज मार्केट भी नहीं है, हमारे एजेंडे में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बंदे के पास 1 करोड़ रुपए मौजूद है, उसने सोचा कि मैं इन्वेस्ट करता हूं फॉरेन करेंसी मार्केट्स में। उसने सोचा मैं किसमें इन्वेस्ट करता हूं बेटा, फॉरेन करेंसी मार्केट्स में, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने ये डिसाइड किया कि मैं फॉरेन करेंसी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूं ना, तो उसके साथ क्या सिनेरियो होना है उसकी हम आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या देखा, बंदे के पास जब भी सेविंग्स वगैरह होती है तो वो कहता है कि यार मैं जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कमोडिटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिक्स इनकम बैंक में रखवा सकता हूँ। अब बैंक वाले लोग, मैंने कहा वो सबसे डरपोक किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार बस हमारा पैसा प्रोटेक्टेड रहे, कैपिटल प्रोटेक्टेड होता है, लेस रिस्क नो डाउट वी एग्री, बट लेस रिटर्न 8% पर एनम। आप अगर दूसरी मार्केट्स में आएंगे ना, ये जो मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स के अंदर आप लोगों को रिटर्न्स जो है वो एबनॉर्मल किस्म के मिल सकते हैं, रिटर्न्स एबनॉर्मल किस्म के मिल सकते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न ज्यादा। लेकिन भाई रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न ज्यादा नहीं, ये असल में ना वो हमारे कुछ बहुत सारे करेंसी ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स वगैरह जो कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो अच्छी बात बताते हैं कि देखो यार तुमने रिस्क ज्यादा लिया ना तो रिटर्न ज्यादा हो। भाई अच्छी बात सुनो, हाई रिस्क लोगे हाई रिटर्न है, हाई रिस्क का मतलब हाई लॉस भी है, हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न तो है, हाई रिस्क का मतलब हाई लॉस भी है, तो ख्याल रखते हुए चलना है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये बड़ी एक बेसिक बात हो गई। अच्छा, हमारा जो है वो फिलहाल एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ एफएक्स मार्केट्स हैं, तो हम बात शुरू करते हैं अपनी एफएक्स मार्केट्स। आपने ऊपर वाली चीजें नोट करनी है तो आप नोट कर लें। अच्छा जी, अब ये एफएक्स मार्केट्स के हवाले से ना मैं आपको कुछ बड़ी अहम नॉलेजेबल बातें आज के सेशन में बताऊंगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग आप बगैर नॉलेज के नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस सेशन में आए हो कि यार हम फर्स्ट में आपको ट्रेडिंग सिखा दें, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको ट्रेडिंग से पहले उसके रूल्स तो समझने हैं कि यार आपके सामने मैं स्क्रीन खोल दूं, आप अपने खुद स्क्रीन खोल दो, पैसे लगा दो, तो पता तो चले चीजें हैं क्या। तो भाई नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं एफएक्स मार्केट से चीजों। देखो जब बंदे के पास पैसे होते हैं ना, मेरी बात गौर से सुनना, जब बंदे के पास पैसे होते हैं तो वो कहते हैं यार मैं अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूं। एक एवेन्यू मैंने ऊपर बताया, उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी मार्केट। देखो प्रॉपर्टी मार्केट है ना, प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ मसले हैं,
सर क्या मसला है? देखो प्रॉपर्टी मार्केट में घुसने के लिए ना एक तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर होने के लिए एक तो तुम्हें बहुत हाई कैपिटल चाहिए, दूसरा लीगल इश्यूज। जैसे मैं यहाँ की बात करूं, यार आप फाइलर होने चाहिए हो भाई, नॉन फाइलर हो तो इतना टैक्स। ना बोलता है यार फाइलर बनने के लिए ना मैं जो है वो चलो भाई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करूं। तो प्रॉपर्टी की अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। फिर प्रॉपर्टी घर बैठे कंप्यूटर पे नहीं ली जा सकती, ख्वारी करनी है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। सर रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्री के लिए जाना है, मैं तो मुल्क से बाहर हूं, फ्लाइट पकड़ के आना है, ख्वारी है। तो कुछ लोग इस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट से कट जाते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से कट जाते हैं। सुनना ही है एफएक्स मार्केट्स की जो तमहीद बांध रहा हूं मैं। सर स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, भाई बंदी है ना, स्टॉक मार्केट, एफएक्स मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, सब में रिस्क है, भाई बंदी है, घुसो। स्टॉक मार्केट में भी लीगैलिटीज बहुत हैं, स्टॉक मार्केट में भी लीगैलिटीज बहुत हैं। अभी एक रिक्वायरमेंट आई है केवाईसी, नो योर कस्टमर। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पहले अकाउंट खुलेगा, उसके बाद जाके तुम भाई स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकोगे, वही ख्वारी 10-15 दिन। इन दोनों मार्केट्स के साथ जो कमोडिटीज मार्केट ना, गोल्ड मार्केट, क्रूड मार्केट, ये भी जो है ना वो बेसिकली लीगैलिटीज वाली मार्केट्स है। क्या है बेटा? लीगैलिटीज वाली मार्केट्स। वही अकाउंट खुलवाओ कमोडिटी मार्केट में, वही लंबी चौड़ी ख्वारी। अच्छा इन मार्केट्स में ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट के भी बहुत इश्यूज हैं। प्रॉपर्टी की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है खरीदो फरोख्त की, स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कमोडिटीज की खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अच्छा आपको मेरे ख्याल में ये बात तो पता होगी ना कि जब हम एफएक्स मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आप बाय करते हैं या सेल करते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मार्केट्स में आप बाय करते हैं या सेल करते हैं फॉरेन करेंसी। करेंसीज की बाइंग सेलिंग हो रही है, डॉलर, पाउंड, ये सब चीजों की मैं बाइंग सेलिंग कर रहा हूं, ठीक है। कमोडिटीज मार्केट में हम बाय सेल कर रहे हैं कमोडिटीज, इसमें हम बाइंग सेलिंग करेंगे कमोडिटीज की। अब स्टॉक मार्केट में कहते हो ना बाइंग सेलिंग स्टॉक्स की कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में कहते हो आप बाइंग सेलिंग हम प्रॉपर्टी की कर रहे हैं, ठीक है। एफएक्स मार्केट्स में आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो एफएक्स की, एफएक्स एक शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्स एक्सचेंज। कमोडिटीज मार्केट में आप बाय सेल कर रहे हो कमोडिटीज। सर ये कमोडिटीज होती क्या है? देखो कमोडिटीज वैसे तो बहुत सारी होती हैं, प्रिंसिपल ये डिवाइडेड होती हैं 3 ग्रुप्स में। आप बाय सेल करते हो कमोडिटी मेटल, आप बाय सेल करते हो कमोडिटी एनर्जी की, आप बाय सेल करते हो कमोडिटी फूड एंड एग्रीकल्चर। और बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, लेकिन प्रिंसिपली जो है ना इसमें आपकी जो बाइंग सेलिंग चल रही होती है वो चल रही होती है 3 किस्म की कमोडिटीज की, मेटल, एनर्जी, फूड एंड एग्रीकल्चर। मेटल में क्या भाई? मेटल समझते हो? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। एनर्जी रिलेटेड में एनर्जी, क्रूड ऑयल, हॉट आइटम, नेचुरल गैस, इनकी बाइंग सेलिंग। फूड और एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक, कॉटन, कॉफी, राइस, इन सब की ट्रेडिंग, ठीक है। मैं कमोडिटीज को अब डिस्कस नहीं कर रहा अभी फिलहाल, मैं सिर्फ बता रहा हूं एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटीज मार्केट में फर्क क्या है। एफएक्स मार्केट्स में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आप बाय सेल करोगे करेंसी के, कमोडिटीज मार्केट में आप बाय सेल करोगे कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती है? कमोडिटीज 3 किस्म की में डिवाइडेड है भाई। एक है मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह, एक है एनर्जी, ऑयल गैस वगैरह, एक ग्रुप है फूड एंड एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक खरीद लो, कॉटन खरीद लो, कॉफी खरीद लो, राइस खरीदो, कर लो, ये बेसिकली कमोडिटीज मार्केट में चलता है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना देखो एक चीज और से सुनना भी, ये फिर अगर तुम नोटिंग का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ।
देखो वो होता ही है कि किसी के पास पैसे है ना, वो कहता है प्रॉपर्टी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में और इवन कमोडिटीज मार्केट में, इनमें जो है ना वो लीगैलिटीज है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह और ये सब चीजों की, और जो है ना मतलब चंद दिन भी ज्यादा होते हैं, और इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी एलिमेंट है, ठीक है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह सुनो, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो कमोडिटीज मार्केट या स्टॉक मार्केट होती है, मैंने कहा ना आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, लीगैलिटी ज्यादा है, अकाउंट ओपनिंग दिन ज्यादा होंगे, इसकी वजह क्या है बेटा? कमोडिटीज मार्केट हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, ये कहलाती हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स। क्या कहलाती हैं ये? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, ठीक है। जबकि ये जो करेंसी मार्केट्स होती है ना, एफएक्स मार्केट्स, ये कहलाती हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट्स। फर्क बताया तो मैं भाई, एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटीज मार्केट में। बाकी स्टॉक्स और प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे भाई हम, उसके लिए अलग स्टॉक मार्केट के अलग सेशंस होते हैं। एफएक्स मार्केट्स में बाय सेल हो रही है करेंसी, कमोडिटीज मार्केट में बाय सेल हो रही है कमोडिटीज, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एनर्जी, ऑयल, गैस, फूड, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, कॉटन, कॉफी, राइस एक्सेट्रा, कोकोआ वगैरह भी होता है इसमें। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना लीगैलिटीज ज्यादा है, कमोडिटीज मार्केट और स्टॉक मार्केट्स ये फॉल करती हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में। ये सब टर्म्स में पता होनी चाहिए जब इन्वेस्ट करने जाओगे ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, क्योंकि करेंसी मार्केट्स, एफएक्स मार्केट्स, ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट्स है, सब इनमें फर्क क्या? देखो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स होती है ना, वो होती हैं सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट। ओटीसी, ओवर द काउंटर, होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड अनरेगुलेटेड मार्केट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स होती है सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटेड, एक सेंटर होता है, एक एक्सचेंज होती है, सारी बाइंग सेलिंग कमोडिटीज की, सारी बाइंग सेलिंग स्टॉक्स की उस एक्सचेंज को रिपोर्ट हो रही होती है। नाम सुना है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है। इधर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटर है। एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका रेगुलेटर है। तो हम कोई भी बाइंग सेलिंग करते हो ना, तो पीएसएक्स की उस पर नजर होती है, एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की उस पर नजर होती है। लोग अपनी मर्जी से जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता ना। तो मुझे बात हो ना, मैंने किसी से 1000 बैरल तेल लिया, पैसे दे दिए, या मैंने 1000 शेयर्स लिए, पैसे दे दिए, सामने वाला बंदा पैसे दे, वो शेयर्स दे ही ना, सामने वाला बंदा मुझे तेल दे ही ना, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं होगा। एक्सचेंज है, एक्सचेंज है। हाँ भाई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है। वो रेगुलेट कर रही है इस चीज को। क्या कर रही है? वो इसको रेगुलेट कर रही है, रेगुलेटर बैठा हुआ है भाई। रेगुलेटर का काम है कि चीजों को, वादों को, डिलीवरी को इंश्योर करना, कि मैंने 1000 शेयर्स लिए ना, तो सामने वाला बंदा मुझे शेयर दे भी। मैंने गोल्ड लिया है ना, तो सामने वाला बंदा मुझे गोल्ड दे भी। रेगुलेटेड मार्केट्स, सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स, ठीक है। तो अब वो जाहिर है सेंट्रलाइज मार्केट है, रेगुलेटेड है, तो रेगुलेशन से गुजर के अकाउंट अकाउंट खुलेगा ना, लीगैलिटीज बहुत है। एफएक्स मार्केट्स है ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। जहां तुम एफएक्स को सर्च करोगे ना, आएगा ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट से डिसेंट्रलाइज, कोई रेगुलेशन नहीं है। इनकी मजेदार बात, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है मोस्टली ये ओटीसी। इसमें बाइंग सेलिंग बगैर रेगुलेशन के कोई भी कर सकता है। यानी कि अभी अगर मुझे कमोडिटीज की ट्रेडिंग करनी है ना, मुझे स्टॉक्स की ट्रेडिंग करनी है बेटा, मुझे अकाउंट खुलवाना होगा, एक प्रोसेस से चलना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद में ये कर सकूंगा। रेगुलेशन है ना यार, रेगुलेटर बैठा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड। एफएक्स मार्केट्स ओटीसी है ना,
ओटीसी मार्केट्स में कोई रेगुलेटर नहीं होता, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें या मुझे एफएक्स मार्केट्स में ट्रेडिंग करनी है ना, 5 मिनट्स, कितने मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे। जाके अकाउंट खुलवाओ किसी ब्रोकर के साथ, ठीक है, पैसे क्रेडिट कार्ड से जमा कराओ और बेटा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये अनरेगुलेटेड होती है ना, तो इनमें हर बंदा घुसता है। भाई रेगुलेशन नहीं है यार, कोई कोई रोक टोक नहीं है। वो उठाओ किसी को नींद में से, बोलो आजा बेटा करेंसी खेल, आ गया। तो इसमें हमेशा कमोडिटीज और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स के मुकाबले में, स्टॉक मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं। ये ज्यादा लिक्विड मार्केट्स हैं, ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करते हैं यार। हम सब ख्वारी से बचते हैं ना यार, हमें कहा जाए यार ये रूल्स के तहत चलो, और बोला लाइन तोड़ के निकल जाओ, तो हमें वाली अच्छी लगती है ना यार, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा देके लाइन तोड़ के निकल जाओ। पीपल नेचर, रेगुलेशंस पसंद नहीं है। तो क्योंकि लोगों को रेगुलेशन वगैरह से बचना होता है ना, तो ज्यादातर वो ओटीसी मार्केट्स, एफएक्स मार्केट में घुसते हैं। मोस्ट लिक्विड मार्केट्स हैं, ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और पता है एक अंदाजा क्या, $5 ट्रिलियन की डेली करेंसी ट्रेड होती है एफएक्स मार्केट्स में। एफएक्स मार्केट्स में $5 ट्रिलियन की डेली ट्रेड होती है। तुम अंदाजा लगाओ, $5 ट्रिलियन पर डे। कैन यू इमेजिन, $5 ट्रिलियन डे की करेंसी एक्सचेंज हो रही है। अच्छा अब ये ना, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार प्रॉपर्टी मार्केट्स में, कमोडिटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में रेगुलेशन है, अकाउंट खोलने में टाइम लगता है, लोगों की ख्वारी होती है। तो लोग कहते हैं यार कट जाओ, इससे कम हो जाते हैं लोग। तो भाई वो लोग अपना पैसा किधर लेके जाएंगे, एफएक्स मार्केट्स में लेके आते हैं। एफएक्स मार्केट में आप घर बैठे बैठे 5 मिनट, पूरा टेक्नोलॉजी काम है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड काम है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा के, पैसा डलवा के जो है वो करेंसी बाय सेल स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इतनी डिसेंट्रलाइज मार्केट्स हैं, हर वेबसाइट पे अगले कोने में है ना आपको ब्रोकर मिल जाएगा। अब हर अगले उसमें ब्रोकर मिल जाएगा। अब लोग ज्यादा हैं क्योंकि लोग रेगुलेशन से घबराते हैं, ये अनरेगुलेटेड इनमें आ जाते हैं। तो जाहिर है कैश ज्यादा लेके आते हैं, मोर लिक्विड, मतलब $5 ट्रिलियन डेली की इसमें ट्रांजेक्शन होती है। और क्योंकि इतने ब्रोकर्स हैं ना इसमें, और इतने कस्टमर्स हैं, इतने सप्लायर्स हैं, कंपटीशन इतना है कि इसमें वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं। क्या होती हैं? वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसलिए लोग उमूमन प्रेफर जो है वो इस किस्म की मार्केट्स को ज्यादा करते हैं। आप अब चाहें तो चीजों को अपने पास नोट कर लें। मैंने आपको एफएक्स और कमोडिटीज मार्केट का फर्क बताया है, और मैंने आपको बताया एफएक्स मार्केट्स मोस्टली ओटीसी, ओवर द काउंटर होती हैं। अच्छा अब जब अनरेगुलेटेड है ना, तो फिर इसमें मैनिपुलेशन और ये सब बहुत ज्यादा होगी, और मैनिपुलेशन में कमाई भी ज्यादा, नुकसान भी ज्यादा। जबकि वो रेगुलेटेड है ना, तो मैं नजर रखते हैं, उसमें इतनी मैनिपुलेशन का चांस नहीं है। ठीक है, जरा नोट कर लो आप चीजें प्लीज।
अच्छा जी, तो बात ये हुई कि जब भी मतलब अभी तक जो बातें हो चुकी हैं हमारी, कि जब भी किसी बंदे को जो है वो कहीं पैसे सेव हो और इन्वेस्ट करने हो, तो वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रॉपर्टी, कमोडिटी, स्टॉक्स और एफएक्स तरफ जाते हैं। ठीक है, एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटीज मार्केट ये आपका कोर्स है, तो इसलिए मैंने आपको पहले एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटीज मार्केट में फर्क बताया। ठीक है, एफएक्स मार्केट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं जिनमें हम बाय और सेल करते हैं फॉरेन करेंसी। ठीक है, यूरो, पाउंड, यूएस, जापानीज येन, ये सब। ठीक है, अच्छा, कमोडिटीज मार्केट में आप बाय सेल फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, कमोडिटीज कर रहे हो। तो सर ये कमोडिटीज क्या होती हैं बेटा? कमोडिटीज होती हैं मेजर 3 कैटेगरीज में, एनर्जी जिसमें क्रूड ऑयल, गैसोलीन वगैरह ये सब आता है। ठीक है, अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर की कमोडिटीज होती हैं, कॉफी, राइस, बीन्स, ये सब। ठीक है, और आपके पास बीफ भी होता है। हाँ, इसमें हम जिस में अभी बीफ भी होती है ट्रेडिंग। ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो इसमें है मेटल्स, जिसमें आपके पास गोल्ड है और दूसरी चीजें। अच्छा, कमोडिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट यूजुअली रेगुलेटेड होती है, एक एक्सचेंज होती है, सेंट्रलाइज होती है, हर ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होती है। तो यार आपको पता है मैं पैसे दे रहा हूँ, सामने वाला डिलीवरी देगा ही देगा मुझे। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक्स की एक्सचेंज मार्केट है, सेंट्रलाइज्ड इदारा है जिसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कमोडिटीज में ना सेंट्रलाइज है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यूएस में, शिकागो में। ठीक है, ये कमोडिटीज की जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, सारा रेगुलेशन है, घुसने में टाइम लगेगा, तो लोग कट के ओटीसी मार्केट्स की तरफ आ जाते हैं। ओटीसी डिसेंट्रलाइज मार्केट है, 5 मिनट के अंदर अंदर एंट्री ले सकते हो, यहाँ अकाउंट बनाओ, 5 मिनट में क्रेडिट कार्ड से करो और वो जो है वो ऑनलाइन करेंसी की बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर लो। रेगुलेशन नहीं है तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। यू कैन मेक एबनॉर्मल रिटर्न्स विद इन मिनट्स, एबनॉर्मल रिटर्न विद इन मिनट्स, बट यू कैन लूज एबनॉर्मल मनी इन मिनट्स। मैनिपुलेशन बहुत होगी यार, नजर रखने वाला कोई नहीं है। तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, क्योंकि जब हर कोई घुस गया तो जाहिर है कस्टमर सप्लायर इतने कंपटीशन के चक्रों में कमीशन लोगों ने कम कर दिया अपना, ब्रोकर्स ने। खुद बताओ ना, वॉल्यूम्स इतने ज्यादा आ रहे हैं तो कम कमीशन पे भी कमा लेंगे, उधर वॉल्यूम्स कम है तो जाहिर है कमीशन ज्यादा रखना पड़ेगा ना, इधर वॉल्यूम्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यार उधर लेट सपोज हजारों कस्टमर्स हैं, तो यार अगर आप किसी को कमीशन कम करोगे नुकसान होगा ना। इधर करोड़ों कस्टमर्स हैं, अरबों कस्टमर्स हैं ओटीसी मार्केट्स में, हर बंदा किसी का दिल चाहता है ना मुंह उठा के इन्वेस्ट कर देता है। तो भाई इतने कस्टमर्स हैं, तो अगर थोड़ा कमीशन कम भी कर लोगे तो वो मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ कस्टमर से आपको तो ज्यादा ही दे देगा ना। इसमें इतने लोग आए हैं, 5 ट्रिलियन पर डेली की जो है इसमें लेनी। ठीक है, अच्छा, अब एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्ट करना कैसे है, उसके रूल्स क्या है, और एफएक्स मार्केट्स में किन में इन्वेस्ट करना है, और ये कैसे डिसाइड करना है किसमें इन्वेस्ट करूं। भाई टेक्निक देखो, मजाक नहीं है ये मजाक नहीं है। यानी कि अभी है ना, मैं जब ये वो कोर्स आप लोगों के साथ लॉन्च किया, तो जाहिर है मैंने कोई मतलब तकरीबन जो है ना वो 1000 इंक्वायरीज जो है ना उसका जवाब दिया लोगों को, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको जो है वो लॉन्च किया कोर्स को। जाहिर है वो इंक्वायरी, तो मैंने 6-7 इंक्वायरीज बड़ी मजेदार थी। सर क्या हम ये कोर्स लेके हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? मुझे बड़ी हंसी आई, कोर्स लेके हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगा यार मैं कोर्स के 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, कोर्स के 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, कि यार बंदा बोले यार लाख रुपए महीना जो है ना वो कमा ले। देखें, आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट है ना, स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं मैं। क्या सिखा रहा हूं? स्ट्रैटेजी। क्या अब तो मुझे आता, अभी तुम एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें कि एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। यूरो लोगे, डॉलर लोगे, जीबीपी लोगे, क्या लोगे? सोच में बैठ गए यार, किस करेंसी में लेंगे। यकीनन ये फैसला करने से पहले तुम्हें कुछ फैक्टर सोचने पड़ेंगे, मैं तुम्हें वो फैक्टर समझाऊंगा, तुम्हें क्या फैक्टर सोचने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या अवामिल का इसमें अमल दखल होता है, क्या चीजें इसको अफेक्ट करती हैं और क्या इनके रूल्स हैं, वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एफएक्स मार्केट्स में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना कुछ जरा एफएक्स मार्केट्स के आप रूल समझ लें, कुछ एफएक्स मार्केट्स के आप रूल समझ लें। ठीक, देखें, जब भी आप फॉरेन करेंसी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो याद रखिए कि करेंसीज जो है ना
हमेशा कोट की जाती हैं इन पेयर्स। किसमें कोट की जाती है बेटा? पेयर्स में। करेंसीज हमेशा कोट की जाती हैं किसमें? पेयर्स में। यानी कि तुम जब भी किसी करेंसी का जिक्र करते हो ना, वो पेयर होता है, उसके साथ कोई दूसरी करेंसी होती है। तो पाकिस्तान में लोग कितनी बार कहते हैं सर डॉलर रेट 100 रुपए। अब ये जरा है ना, मैं इसको लिख रहा हूं जो मैंने बोला है। पाकिस्तान में कितने लोग कहते हैं भाई डॉलर रेट 100 रुपए? देखो पेयर है यार, दो करेंसी हैं, डॉलर रुपए। पाकिस्तान में कितनी बार तुम्हें लोग कहेंगे यार दिरहम का रेट जो है ना वो 35 रुपए, दिरहम का रेट 42 रुपीज है। ये देखो ना, ठीक है। जो लोग अपने उसके आईसीडब्ल्यू के, एसीसीए के, सिमा के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, वो कितनी बार कहते हैं यार पाउंड 150 रुपए का चल रहा है। ये देखो पाउंड 150 रुपए का चल रहा है, ठीक है। जो लोग यूएई वगैरह में, सऊदिया वगैरह में, डॉलर 3.66, डॉलर 3.66 दिरहम, डॉलर दिरहम, ठीक है ना। करेंसी इज ऑलवेज कोटेड इन पेयर्स, ठीक है। अब तुम एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के। करेंसी मार्केट्स में करेंसी इज ऑलवेज कोटेड इन पेयर्स। अच्छा, अब तुम जब एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना, तुम्हें करेंसीज ऐसे लिखी हुई नजर आएंगी, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। यूरो यूएसडी, यूरो पर यूएसडी, ठीक है। पेयर्स, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो यूरो डॉलर में, ठीक है, हमेशा पेयर्स में होगी, ठीक है। अच्छा, जापानीज एंड यूएसडी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो। करेंसी हमेशा कोटेड होगी पेयर्स में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो भाई फर्स्ट करेंसी है ना, वो कहलाती है बेस करेंसी। जो पहली लिखी हुई करेंसी होती है ना, फर्स्ट वाली, वो कहलाती है बेस करेंसी। ये बेस करेंसी है जो पहले उस पर लिखी हुई है। अच्छा, जो सेकंड करेंसी लिखी हुई है ना, वो कहलाती है कोट करेंसी और काउंटर करेंसी, ठीक है। मेरी बात सुनो गौर से। एफएक्स मार्केट्स में तुम जब भी इन्वेस्ट करने जाओगे ना, जब भी एफएक्स मार्केट्स में इन्वेस्ट करने जाओगे, वेबसाइट खोलोगे, भाई अकाउंट बनवाया, अपना वेबसाइट खोले, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, परेशानी हो ना। करेंसी हमेशा पेयर्स में होगी, यूरो यूएसडी, जापानीज येन यूएसडी, जीबीपी यूरो, या स्लैश लगा हुआ होगा बीच में, ठीक है। फर्स्ट करेंसी होती है बेस करेंसी, ठीक है। और सेकंड करेंसी जो होती है ना, वो काउंटर करेंसी या कोट करेंसी होती है। अच्छा, बेस करेंसी जो है ना, उसका नंबर हमेशा 1 होगा। ये प्रेजेंटेशन रूल्स हैं भाई। बेस करेंसी का नंबर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जैसे लिखा हुआ हो ना, यूरो यूएसडी 1.05, यूरो यूएसडी लिखा हुआ हो 1.05, ठीक है। इसका मतलब है 1 यूरो इज वर्थ 1.05 डॉलर, ठीक है। ये जो मैंने कहा ना, बेस का मतलब हमेशा क्या होता है? 1 होता है। बेस का मतलब हमेशा 1 है। तो अगर यूरो यूएसडी ये बेस है और ये क्या है?
कोट 1.05 लिखा हुआ है ना, तो बेस हमेशा 1 होगा। 1 यूरो इज वर्थ $1.05। 1 यूरो की वर्थ है $1.05। सुनते रहो जरा। इसी तरह लिखा वो JPY USD 106, ठीक है। ये बेटा क्या है, बेस जो हमेशा 1 होगा। ये क्या है, कोट। इसका क्या मतलब है, 1 जापानीज येन, बेस हमेशा 1 है, इज वर्थ $0.001। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना वो फर्जी रेट्स लिखे हैं। अब ये समझेगा कि ये जो है वो कोई जेन्युइन रेट्स में मार्केट्स उठा रहा हूं मैं, मार्केट स्कीम दिखाता हूँ। ये फर्जी रेट्स हैं कि JPY USD 0.001 लिखा हुआ है, बेस JPY 1 है, जापानीज येन USD कोट है, बेस हमेशा 1 होता है। 1 जापानीज येन इज वर्थ $0.001। ठीक है। एक और बात करता हूं, फिर उसके बाद आप कॉपी करें। लिखा हुआ है GBP यूरो 1.15। ठीक है। ये बेस है जो हमेशा 1 होगी, ये कोट है। क्या मतलब है इसका, 1 पाउंड इज वर्थ 1.15 यूरो। ठीक है जी, इसको जरा नोट करो। ये तो मैं फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेडिंग की मैंने पहले भी नॉलेज दी है कि एक हमेशा करेंसी पेयर्स में कोड होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब भी करेंसी का नाम लेते हैं 2 करेंसी आ जाती हैं, फर्स्ट बेस होती है, सेकंड कोड होती है। ठीक है, बेस हमेशा 1 होती है। ठीक, और आगे अगर 1.1 लिखा हुआ है तो 1 बेस करेंसी इज वर्थ इतने। ठीक है, नोट करो बेटा इनको। अच्छा जी, तो पता चला एफएक्स मार्केट्स में जब ट्रेड करना है ना, तो उसमें जब हमें करेंसी दिखेगी सामने, तो करेंसी हमेशा पेयर्स में कोट होती है। ठीक है, पेयर्स मैंने आपको समझा दिए। फर्स्ट वन बेस है जो हमेशा 1 कहलाएगा, और दूसरी कोट है।
अगर यूरो यूएसडी 1.05 लिखा हुआ है तो 1 यूरो इज वर्थ 1.05 यूएसडी, और अगर जापानीज येन टू यूएसडी 0.001 लिखा हुआ है तो 1 जापानीज येन इज वर्थ 0.001। जीबीपी यूरो 1.15 लिखा हुआ है, 1 जीबीपी जो बेस है इज वर्थ 1.15 यूरोस। 1 पाउंड की वर्थ 1.15 यूरो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि आप जब भी करेंसी प्राइसेस में देखोगे ना, आप जब भी करेंसी प्राइसेस देखोगे तो आपको करेंसी प्राइसेस है ना हमेशा दो नजर आएंगी। आप जब भी करेंसी प्राइसेस देखोगे ना तो आपको करेंसी प्राइसेस दो नजर आएंगी, 1.15 1.17, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपको नजर आया यूरो यूएसडी, अब वो मीनिंग तुम समझ गए अभी कि यूरो यूएसडी का मतलब है यूरो बेस करेंसी है, डॉलर जो है वो कोट करेंसी है, 1 यूरो इज वर्थ 1.15-1.17 यूएसडी। अब दो करेंसीज है ना, सब समझ जाते हैं दो करेंसीज देख के, कभी एक जो है वो बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है, ठीक है। नाम समझो जरा, क्योंकि तुम्हें उन नामों से डील करना है, तुम्हें हल्के नामों से डील नहीं करना। देखो इसमें जो एक रेट होता है ना उसको कहते हैं हम बिड प्राइस। एक रेट को क्या कहते हैं बेटा? बिड प्राइस, ठीक है। और एक रेट को कहते हैं आस्क प्राइस। वन रेट को कहते हैं बिड प्राइस और वन रेट को क्या कहते हैं बेटा? आस्क प्राइस, ठीक है। अब बच्चों को पता है यार एक बिड प्राइस से एक आस्क प्राइस है, ठीक है, लेकिन लोग ये बड़े परेशान रहते हैं कि यार एक बाय है एक सेल है, पता नहीं मेरे लिए बाय सेल है, ब्रोकर के लिए बाय सेल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकर का बाइंग रेट तुम्हारा सेलिंग रेट होगा, तुम्हारा सेलिंग रेट ब्रोकर का बाइंग रेट होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक प्राइस बिड प्राइस और एक प्राइस क्या है बेटा? आस्क प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब ये बिड प्राइस क्या होती है? देखो बिड प्राइस पता है क्या होती है? ब्रोकर विल बाय बेस करेंसी एट दिस प्राइस, ठीक है। ब्रोकर आपसे बेस करेंसी इस रेट पे बाय करेगा, ये बिड प्राइस है कि ब्रोकर इस रेट पे आपसे बाय करेगा। दैट मींस योर सेलिंग रेट, आपका सेलिंग रेट है भाई ये, ब्रोकर आपसे इस रेट पे बाय करेगा तो आपके लिए क्या है बेटा? ये सेलिंग रेट, ठीक है। तो आप समझ लें बिड प्राइस आपका सेलिंग रेट है, बिड प्राइस क्या? आपका सेलिंग रेट, ठीक है। अच्छा भी आस्क प्राइस क्या है भाई? इसको ऑफर प्राइस भी कहते हैं, इसको हम ऑफर प्राइस भी कहते हैं। ब्रोकर विल सेल बेस करेंसी एट दिस प्राइस, ब्रोकर इस रेट पे बेस करेंसी को सेल करेगा, दैट मींस ये आपका क्या है बेटा? बाय रेट, ठीक है बेटा। और मनी चेंजर की भी दुकान में जाते हैं ना तो देखते हैं ना यार दो रेट्स लिखे हुए और घूम ही रहे होते हैं यार, एक बाइंग एक सेलिंग है, किसके लिए? इसके लिए, मेरे लिए। अभी टेक्निक बता रहे थे। बिड प्राइस है आपका सेलिंग रेट, आप सेल करोगे इस रेट पे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रोकर का बाइंग रेट है, ठीक है। और आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस क्या है बेटा? ब्रोकर का सेलिंग रेट है आपका बाइंग रेट, ठीक है। तो एक रेट आस्क है, योर बाइंग रेट, और एक रेट बिड है, योर सेलिंग रेट, ठीक है। लेकिन सर मैं समझ गया कि ये जो दो लिखे हुए ना ये बिड और आस्क है, ये जो दो लिखे हुए ये बिड और आस्क है, ठीक है। यानी कि बिड मींस
मेरा सेलिंग रेट और मेरा बाइंग रेट, माय सेलिंग रेट माय बाइंग रेट। भाई जो दो रेट्स लिखे हुए बोला ना बिड और आस्क के, तो बिड मींस अभी पढ़ा है बिड मेरा सेलिंग रेट और आस्क मींस मेरा बाय रेट। सर कौन सा बाइंग है कौन सा सेलिंग है, देखो उसूल बना लो, ठीक है। तुम्हारे लिए जो दो रेट्स लिखे होंगे ना, उसमें हमेशा हायर जो होगा ना वो बाय रेट होगा, और लोअर जो है ना वो हमेशा क्या होगा, सेल रेट। हमेशा हायर तुम्हारे लिए क्या होगा, बाय रेट, और हमेशा लोअर तुम्हारे लिए क्या होगा बेटा, सेल रेट। हायर हमेशा तुम्हारे लिए क्या होगा, बाय रेट, और लोअर हमेशा तुम्हारे लिए क्या होगा, सेल रेट। बाइंग रेट तुम्हारे लिए, बाइंग रेट मींस आस्क, और सेलिंग रेट मींस बिड। बेटा बाइंग रेट हमेशा हाई होगा, सेलिंग रेट हमेशा कम होगा। सोचो उल्टा हो जाए, बाइंग रेट कम हो सेलिंग रेट हाई हो जाए, पता हम सब क्या करेंगे, बाइंग रेट कम हो सेलिंग रेट ज्यादा है, हम उसी वक्त बाय करेंगे और 2 मिनट बाद उसी वक्त सेल कर देंगे, क्योंकि बाइंग रेट लोअर था सेलिंग रेट हायर था। तो भाई लाइनें लगी हुई होंगी, लोग कहेंगे यार बाकी सारे धंधे छोड़ के ना सिर्फ इधर ही करो, बाइंग रेट कम है सेलिंग रेट ज्यादा है, और वो सामने वाला ब्रोकर कंगाल हो जाएगा। तो बाइंग रेट हमेशा हायर होगा कि तुम महंगे में बाय करो, और सेलिंग रेट हमेशा चीपर होगा कि तुम सस्ते में सेल करो, ताकि तुम गेन ना कमा सको, गेन वो कमाए, गेन वो कमाए, तभी तो वो जिंदा रहेगा। बाइंग रेट हायर, तुम्हें महंगे में बाय करना है, सस्ते में सेल करना है, हर जगह होता है, हर जगह मनी चेंज वगैरह हर जगह, ठीक है। तो बेटा करेंसी प्राइसेस के बारे में को दो बातें बताई गई हैं। दो जो लिखी हुई करेंसी हमेशा पेयर्स में होती है, ठीक है। एक बेस है, एक कोट है, बेस का साइन हमेशा वन होता है, ठीक है, बेस का साइन हमेशा वन होता है। वन बेस करेंसी इज वर्थ इतना, ठीक है। करेंसी प्राइसेस दो होती हैं, बिड आस्क, बाय सेल, ठीक है। बाय रेट सेल रेट, बाय रेट आस्क होता है तुम्हारे लिए, ब्रोकर को छोड़ दो, क्योंकि तुमने बाइंग सेलिंग करनी है ना, तो तुम्हारे लिए बाय रेट जो है वो आस्क है, और सेल रेट जो है वो बिड है। बाय रेट हमेशा हाई होगा, क्योंकि तुम्हें महंगे में लेना है और सस्ते में बेचना है, ठीक है। इसको जरा तुम नोट कर लो, तो फिर मैं तुम्हारे सामने जरा ट्रेडिंग स्क्रीन ओपन करता हूं, उस पर तुम्हें तमाम चीजें जरा दिखाता हूं, ठीक है।
बातें टिप्स पे रखिएगा, क्योंकि जब स्क्रीन पे लेके जाऊंगा ना तो आपको वो तमाम चीजें जो है वो दिखाई देंगी। दो पेयर्स हैं, दो करेंसीज हैं पेयर में। बेस कोट पहली वाली बेस है, वो 1 को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वर्थ क्या है वो बता दिया दूसरी करेंसी में, ठीक है। दो रेट्स हैं, एक बाइंग एक सेलिंग है। तुम्हारे लिए बाइंग, तुम्हारे लिए सेलिंग है, ठीक है। ब्रोकर को छोड़ दो यार, खामखे में कंफ्यूजन होती है। तुम्हारे लिए बाइंग है, तुम्हारे लिए सेलिंग है। तुम्हारे लिए बाइंग आस्क है और तुम्हारे लिए सेलिंग जो है वो बिड है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बाइंग है, तुम्हारे लिए क्या है बेटा, सेलिंग है, ठीक है। अच्छा, आस्क बाइंग और सेलिंग जो है वो बिड। सर कौन सा बाइंग है कौन सा सेलिंग है? हमेशा हायर वाला बाइंग होगा और हमेशा लोअर वाला क्या होगा, सेलिंग होगा। तुम हाई में बाय करोगे और लो में सेल करोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंस होता है ना ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है, इसको कहते हैं स्प्रेड, यानी कि ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है। जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट, इससे हम कहते हैं स्प्रेड या ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है। देखो, ब्रोकर जो है ना वो मिडल मैन है। तुम अगर कोई करेंसी बाय कर रहे हो तो ब्रोकर थोड़ी अपनी जेब से दे रहा है। तुम अगर कोई करेंसी बाय कर रहे हो तो ब्रोकर थोड़ी अपनी जेब से दे रहा है। कोई सामने वाला बंदा सेल कर रहा होगा ना, तुम बाय कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है। तुम्हें अगर 1000 शेयर अभी लकी सीमेंट के चाहिए तो तुम्हें ब्रोकर थोड़ी अपनी जेब से देगा, कोई सेल करेगा तो तुम्हें मिलेंगे। तो ब्रोकर जो है ना वो एक मिडल मैन है। तुम करेंसी बाय कर रहे हो, सामने वाला सेल कर रहा है, तो ब्रोकर जो है ना उससे लेगा कम में और तुम्हें देगा महंगे में। उस पर सेलिंग रेट लगेगा, उस पर सेलिंग रेट लगेगा। जैसे अगर तुम और तुम्हारा भाई बराबर बराबर बैठ जाओ, एक ने कहा मैं करेंसी बाय करता हूं, ब्रोकर के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो ना, और एक ने कहा मैं करेंसी सेल करता हूं, ठीक है। तुम्हारे भाई ने करेंसी सेल की, तो देखो सेल की तो उसको किस रेट पे सेल होगी, लोअर पे 1.15 पे, तो ब्रोकर के पास 1.15 पे चलेगी ना। तुमने बाय की तो कितने में मिली, 1.17 पे, क्योंकि तुम्हें बाय रेट लगा। तो ये डिफरेंस ब्रोकर का कमीशन या स्प्रेड है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आओ स्क्रीन पे, मैं जो है वो तुम्हें जरा स्क्रीन दिखाता हूँ। वो तुमने बातें अपने ध्यान में रखनी है भाई। फर्स्ट बेस, सेकंड कोट, ठीक है। 1 बेस, उसकी वर्थ क्या है वो, और साथ ही साथ जो है वो तुम्हें बाइंग सेलिंग रेट, बाइंग हमेशा हायर होगा जिसको हम आस्क कह रहे हैं, और सेलिंग हमेशा लोअर होगा, और डिफरेंस उसका स्प्रेड है, ठीक है। अभी ना तुम आज ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हैं, तुम आज ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, तुम्हें मैं सिर्फ ये जो टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है ना बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जो है वो मुझे जो है वो करेंसीज की डीलिंग करनी है, तो अब मैं जो है ना वो करेंसीज की डीलिंग में ये जो पोर्टल है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ओटीसी मार्केट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो देते हैं। तो ये मैंने एक जो है वो ब्रोकर के साथ काम किया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपको ये जो अवेलेबल कैश नजर आ रहा है ना, 100,000 एंड 10.3 टाइम, तो ये मत समझना कि यार मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ठीक है। $1,00,000 इनके जो है वो अकाउंट में पड़े में ट्रेडिंग करने के लिए, 1,60,00,000, ठीक है। ये देखो एक बड़ी मजेदार चीज, क्या लिखा है भाई, ये जिधर मेरा माउस है, डेमो अकाउंट, ठीक है। और यही काम करना है, डायरेक्टली रियल पैसा लगाया, क्या, जब तक डेमो पे तजर्बा ना हो जाए ना, करेंसी एक्सपर्ट स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं, करेंसी एक्सपर्ट स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि यार कम से कम 4 मंथ्स 3 मंथ्स डेमो अकाउंट्स पे खेल के बंदा सेल्स के लर्न करे, फिर रियल अकाउंट में जाए। वरना डायरेक्टली, मेरे पास 2-3 एडमिशन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर हम बहुत लॉस कर चुके हैं तो हम सोच रहे हैं अभी कोर्स ले लें। डायरेक्टली तुम रियल अकाउंट में घुसे भाई, क्या आदमी हो, क्या चीज हो, इतना आप कभी भी रिस्क नहीं लेते। तो खैर एनीवेज, अब मेरी बात सुनो, मुझे जो है ना वो करेंसी में ट्रेड करनी है, ठीक है। अभी आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे ये ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मुझे करेंसी में ट्रेड करना है, कमोडिटीज की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करेंसीज की बात करें, ठीक है। तो पहले तुम्हें टर्म्स ही नहीं पता थी, अब तुम्हें टर्म्स पता है। सुनो,
देखो ये लिखा हुआ है पहला वाला, ये रियल अभी मार्केट चल रही है भाई, ये अभी रियल मार्केट चल रही है, ठीक है। मैं तुम्हें ना उसकी एफएक्स मार्केट्स की एक सबसे खास बात बताऊं। एफएक्स मार्केट्स 24 आवर्स अ डे ऑपरेट कर रही होती है। स्टॉक मार्केट्स थोड़ी 24 आवर्स अ डे ऑपरेट कर रही होती है, वो तो क्या है 4-5 घंटे को ही बंद हो गई। कमोडिटीज मार्केट में भी कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है। एफएक्स मार्केट्स 24 आवर्स अ डे ऑपरेट कर रही होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार कोई काम धंधा है नहीं, सिर्फ जो है वो अब्बा ने पैसा कमा के देता, अब इन्वेस्ट करो। उनका आदत होती है 12 बजे उठना है, 1 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, तो उस वक्त स्टॉक सब बंद हो चुके होते हैं भाई। कुछ लोग याद होते हैं दिन भर सोते हैं, रात में जागते हैं, तो रात में क्या करें, सारी मार्केट्स बंद है। ये जिंदा है भाई, ये आपकी चीज है। अगर आप इस कैटेगरी के आदमी हो ना, तो ये आपके लिए। तो अब ये है कि एफएक्स मार्केट्स 24/7 ऑपरेट कैसे करती है, क्योंकि इनके जो सेंटर्स है ना, वो 8 मेजर डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जापान एक बहुत बड़ा, आपको पता है फाइनेंशियल हब है। स्विट्जरलैंड बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, सही है ना। तो ये इन तमाम जगहों पे जो है ना, वो न्यूजीलैंड, ये तमाम जगहों पे जो है ना, वो ये मार्केट्स ऑपरेशनल होती है। तो अब वो ये है कि जापान का टाइम जोन डिफरेंट है, न्यूयॉर्क का टाइम जोन डिफरेंट है, यूरोप का, स्विट्जरलैंड का टाइम जोन डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे दूर, टाइम जोन टोटली डिफरेंट है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है कि टोक्यो मार्केट बंद होती है ना, टोक्यो का फाइनेंशियल सेंटर बंद होता है, ज़ाहिर है लोग घर तो जाएंगे ना, तो टोक्यो का फाइनेंशियल सेंटर बंद होता है, इसी वक्त न्यूयॉर्क का खुल जाता है, वहां चलना शुरू हो जाता है भाई सारा गेम। न्यूयॉर्क का सेंटर जो है वो बंद होता है, तो स्विट्जरलैंड का खुल जाता है, ठीक है। ऑर्डर था आगे पीछे भी हो सकता है, कोई ऐसे नहीं, आपको समझा रहा हूँ। स्विट्जरलैंड का सेंटर जो है वो फाइनेंशियल सेंटर ओपन हो जाता है, वो बंद होता है, तो लंदन शुरू हो जाता है। लंदन बंद होता है तो ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जब बंद होता है तो उस वक्त तक वापस जो है वो टोक्यो खुल चुका होता है। तो 24 आवर्स चलती रहती है। खैर एनीवेज, अब देखो जो तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है, करेंसीज हैं जिसमें आपके पास यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, ठीक है, और यूएसडी जापानीज येन लिखा हुआ है, जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है, एयूडी, एयूडी होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी लिखा हुआ है, यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ है स्विस फ्रैंक, वो लिखा हुआ है, और यूएसडी कैनेडियन डॉलर सीएडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हो तुम। अच्छा, अब ये जो यूरो यूएसडी है, तुमने यूरोप देखा, मेरी फिंगर्स देखना, यूरोप देखा, डॉलर देखा, यूएस डॉलर आ चुका है, जापानीज येन, येन देखा, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी आ चुका है, पाउंड देख लिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, यूएसडी आ चुका है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 5 करेंसीज आ गई, यूएसडी स्विस फ्रैंक सीएचएफ, यूएसडी तो आ चुका था, 6ठी करेंसी आ गई सीएचएफ, यूएसडी कैड कैनेडियन डॉलर 7वीं करेंसी आ गई। न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, एनजेड न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, 8 करेंसीज। फिर देख रहे हो आगे क्रूड ऑयल वगैरह शुरू हो रहा है। सर और करेंसीज अवेलेबल नहीं है? ये जो आपने 8 करेंसीज का जिक्र दिया है, यूरो यूएसडी, फिर यूएसडी तो आ चुका है, जापानीज येन, देन फिर पाउंड यूएसडी, देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन सीएचएफ स्विस फ्रैंक, देन कैनेडियन डॉलर, देन न्यूजीलैंड डॉलर, 8 करेंसीज। सर और करेंसीज नहीं है? देखो ना, मैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब शुरू हो रहा है। मसला ये, करेंसीज तो बहुत हैं भाई, करेंसीज तो हर मुल्क की है, कितनी करेंसीज हैं। सारा प्रॉब्लम ये है कि ये 8 मेजर करेंसीज हैं। ये 8 क्या है भाई? मेजर करेंसीज हैं। these are the 8 मेजर करेंसीज। इसमें एक्सट्रीम ट्रेडिंग होती है, हर एक्सचेंज पे आपको मिलेगी। these are the 8 मेजर करेंसीज, इनमें एक्सट्रीम ट्रेडिंग होती है। प्लस आपको पता ही है, जरा थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड रिलायबल या स्ट्रॉन्ग करेंसीज भी हैं,
ठीक है, जरा वर्ल्ड वाइड आपको पता है रिलायबल या स्ट्रॉन्ग करेंसीज भी है ना, डॉलर, यूरो, जापानीज येन, जापान हल्का नहीं लेना भाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, फाइनेंशियल मार्केट है भाई स्विट्जरलैंड, कैनेडियन डॉलर कनाडा हल्का थोड़ी है, न्यूजीलैंड। तो मेजर ट्रेडिंग इन करेंसीज में होती है, आप और करेंसीज भी निकाल सकते हैं लेकिन मेजर जो है ना इन्हीं पेयर में होती है। और सबसे हिट पेयर कौन सा है सर? ये पहला वाला यूरो यूएसडी, देखो इसलिए नंबर 1 पे लिखा हुआ भी यही है, हर जगह तो मैं नंबर 1 पे ही लिखा हुआ नजर आएगा, इस सबसे इवन रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह सब में ना एग्जांपल्स भी दिए होंगे ना यूरो यूएसडी की, सबसे हिट करेंसी। खैर अब ये तुम यूरो और यूएसडी समझ रहे हो, यूरो यूएसडी का मतलब क्या है? पहली करेंसी यूरो लिखी हुई है जो मैंने लेक्चर दिया, वो बेस करेंसी है, ठीक है। दूसरी क्या है? कोड करेंसी। अच्छा अब ये बाय सेल रेट लिखा हुआ है, ये शरीफ सॉफ्टवेयर है, इसने बाय सेल रेट लिखा हुआ है, देख रहे हो 1.08664 ये सेल रेट है और बाय रेट है 1.08679, ठीक है। अब तुमने टेंशन नहीं लेनी सर ये उसके लिए बाइंग सेलेंगे मेरे लिए बाइंग सेलेंगे, छोड़ो ना भाई, जो हायर है ना वो तुम्हारे लिए बाएंगे। अब देख रहे हो 1.0867 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, 1.0867 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, कम है ना रेट, और 1.0868 राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो महंगा वाला तुम्हारे लिए हमेशा क्या होगा? बाइंग रेट होगा, ठीक है। एक मिनट जरा मैं इसको उस पर लिख के दिखाता हूं। तो क्या देखा अभी तुमने ट्रेडिंग स्क्रीन पे? यूरो यूएसडी 1.08676 और 1.08677। खैर अब वापस जाऊंगा तो हो सकता है बदल भी चुका हो, लेकिन समझाने के लिए भी फिलहाल इसको बस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बेस है 1, ये कोट है, बाय सेल रेट बेटा ये तुम देख रहे हो, कम वाला हायर वाला, ठीक है। हायर वाला बाय रेट है तुम्हारे लिए आस्क, और कम वाला तुम्हारे लिए क्या है बेटा? सेल रेट है बिड। डिफरेंस इसका जो भी है वो ब्रोकर का क्या है? कमीशन, ठीक है। रीडिंग क्या है? बेस 1 यूरो इज वर्थ 1.08676 डॉलर अगर आपने सेल करना है, और 1 यूरो इज वर्थ 1.08677 अगर आपने क्या करना है? बाय करना है, ठीक है। सही है भाई। अच्छा इसी तरीके से देखो स्क्रीन पे, मैं वापस आता हूं जरा, ये देख रहे हो सेकंड आइटम पे क्या लिखा हुआ है? यूएसडी जेपीवाई 107.344 107.355 यूएसडी जेपीवाई लिखा हुआ है, यूएसडी जेपीवाई 107.35 और 107.366 7 हो गया, ये भी देखा मैंने तो। खैर मैं आपको समझाना है तो जो भी है, ये बेस है भाई, सही है। ये कोट है, बेस 1 होता है, ठीक है। अच्छा दो रेट्स हैं, एक बाइंग एक सेलिंग है, दोनों में से ज्यादा सेलेक्ट कर लो बेटा। 107.355 छोटा है, 36 बड़ा है, ये तुम्हारे लिए बाय रेट होगा, ये तुम्हारे लिए सेल रेट होगा। सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? 1 बेस यूएसडी इज वर्थ 107.355 जापानीज येन अगर आपने क्या करना है? सेल करना है, और 1 यूएसडी इज वर्थ 107.366 अगर आपने बाय करना है। बाइंग हमेशा आपको पता है महंगे में होगी, ठीक है।
बात समझ आ रही है भी तुम लोगों को? वो ट्रेडिंग स्क्रीन देख के भी अभी तुम ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, उसके लिए तो तुम्हें बहुत गुर चाहिए कि तुम सिर्फ बेसिक सीख रहे हो, क्योंकि हमने आपको कोर्स में वादा किया था कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इसको, ठीक है? अच्छा, एक बस तो मैं इसमें और बात बताता हूं। ये देखो ट्रेडिंग स्क्रीन, ये देख रहे हो? NZD न्यूजीलैंड डॉलर टू US डॉलर 0.61024 0.61040, ठीक है? NZD USD 0.6102 0.6104, NZD USD 0.6103, ठीक है जी? बेस कोट 1, ठीक है? छोटा वाला सेलिंग रेट, हायर वाला बाइंग रेट, ठीक है? 1 बेस न्यूजीलैंड डॉलर इज वर्थ 0.6103 डॉलर अगर आपको क्या करने, सेल करने, और 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज वर्थ 0.6104 US डॉलर अगर आपको क्या करना है बेटा, बाय करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास आज के सेशन की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी है। क्विकली रिपीट कर लेते हैं, फिर आप इसको कॉपी कर लें, देन बात को खत्म करेंगे आज के सेशन की। नंबर 1, एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटी, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग दी थी ना, उसको छोड़ दो। एफएक्स मार्केट्स और कमोडिटीज मार्केट में फर्क क्या है? हियर यू आर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, और उधर यू आर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज लाइक मेटल्स, लाइक एनर्जी, और लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है? अच्छा, एफएक्स मार्केट्स ओटीसी होती, अनरेगुलेटेड, कोई भी एंटर हो जाता है, इसलिए $5 ट्रिलियन पर डे की ट्रेडिंग है। लोग बहुत ज्यादा हैं, ब्रोकर्स बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है, कमीशन कम है, ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। वो रेगुलेटेड है तो उनमें जरा थोड़ा सा लोग कट जाते हैं। फिर इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ओटीसी है। एबनॉर्मल रिटर्न्स, एबनॉर्मल लॉसेस, उधर इस तरह का सिलसिला नहीं है, ठीक है? एफएक्स मार्केट्स में ट्रेड करना है तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई दो जो लिखी हुई है करेंसी, उनमें फर्स्ट बेस है, सेकंड वाली कोट है, और आगे जो दाम लिखे हुए, 1 बेस इज इक्वल टू इस वर्थ इतना इतना, ठीक है? कि 1 यूरो इज वर्थ इतने USD, ठीक है? दो रेट्स हैं, बाइंग सेलिंग आज पेड। आपके लिए जो हायर वाला है वो बाइंग है और कम वाला लोअर है। अगर आपके लिए लोअर बाइंग हायर सेलिंग हो गया तो आप उसी वक्त लोअर में बाय करके उसी वक्त हायर में सेल करके गेन कमा लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक? हायर वाला बाइंग, लोअर वाला सेलिंग, ठीक है? डिफरेंस ब्रोकर का स्प्रेड या कमीशन है। आपको मैंने स्क्रीन भी दिखाई जिसपे आपको बताया गया कि भाई यूरो USD लिखा हुआ है 1.08676, 1.08677, हायर वाला बाय, लोअर वाला आपके लिए सेल। 1 यूरो इज वर्थ इतने अगर आपने सेलिंग करनी है, और 1 यूरो इज वर्थ इतने अगर आपने बाय करनी है, ठीक है? ये आप नोट कर लें चीजें। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो फॉरेक्स का ये मिलेंगे, उसमें आपको फॉरेक्स की टिप्स देंगे कि बाइंग सेलिंग की कैसे जाती है, बाइंग सेलिंग में नफा कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है, और फिर आगे कि यार हमें क्या टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग। देन आपको बाइंग सेलिंग करके भी दिखाएंगे। यार चलो आज बाय सेल कर लिया, देखते हैं एक आध दिन बाद, 2 घंटे बाद क्या पोजीशन रहती है, ठीक है जी? थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। कोई भी सवाल हो आप मुझे मैसेज एनी टाइम कर सकते हैं, सही जी? थैंक यू। ये आप कॉपी कर लीजिए प्लीज।